मिशन प्रेरणा समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक हस्त पुस्तिका पर चर्चा के क्रम में आज हमारी चर्चा आधारशिला मॉड्यूल के भाग 4 पर होगी। आधारशिला मॉड्यूल के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में आरंभिक स्तर पर यानी कक्षा 1 और 2 के स्तर पर भाषा गणित के आरंभिक विकास, कौशल विकास और गतिविधियों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। भाग 4 में हमारी जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी वो इस प्रकार है। कक्षा 3, 4 एवं 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन, कौशल विकास के तरीके एवं गतिविधियाँ कि कक्षा 3, 4 और 5 के स्तर पर की भाषा का विकास, गणित का विकास और परिवेशीय अध्ययन के बारे में चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ इन तीनों विषयों पर कौशल विकास के तरीके और गतिविधियों पर चर्चा होगी। इस विषय का हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा कक्षा 3, 4, 5 में भाषा विषयक लर्निंग आउटकम तथा भाषीय कौशल विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियाँ। इसका तात्पर्य ये है कि कक्षा 3, 4, 5 में भाषा विषय से संबंधित लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए तथा भाषीय कौशल विकास के तरीके कौन से होने चाहिए और उनसे संबंधित गतिविधियाँ क्या होनी चाहिए। दूसरे और तीसरे बिंदु में भी लर्निंग आउटकम और भाषीय कौशल विकास के तरीके और संबंधित गतिविधियों पर चर्चा होगी, लेकिन विषय बदल जाएगा। हम बात करेंगे गणित विषय के दूसरे बिंदु में और तीसरे बिंदु में परिवेशीय अध्ययन की। तो आइए सबसे पहले वाले बिंदु पर चर्चा की जाए। कक्षा 3, 4, 5 में भाषा विषयक लर्निंग आउटकम तथा भाषीय कौशल विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियों पर। कक्षा 3, 4, 5 के स्तर पर भाषा विकास की बात की जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि कक्षा में उनकी निजता और विचारों का आदर व सम्मान किया जाए। इसका मतलब यह है कि जो कक्षा 3, 4, 5 के स्तर पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जो प्राइवेसी है और उनके जो दृष्टिकोण है, उनके जो व्यूज़ हैं, उसका आदर और सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी घरेलू भाषा का हनन किए बगैर मानक भाषा की ओर ले जाया जाए। वो जिस भी भाषा में बात करते हैं, जो भी उनके रीजनल लैंग्वेज है, उसका सम्मान करते हुए फिर उन्हें मानक भाषा की ओर ले जाना चाहिए। इसके लिए ये ध्यान देना आवश्यक है कि वे बच्चे किस परिवेश, उनकी शारीरिक स्थिति क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनकी सीखने की गति यानी कि पेस ऑफ लर्निंग क्या है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। भाषीय दक्षता के विकास के लिए लगातार मॉनिटरिंग, फीडबैक, छोटे बड़े समूहों में गतिविधियाँ और व्यक्तिगत कार्यों के दौरान उनका सघन अवलोकन आवश्यक है। जब भी उनमें हम भाषीय दक्षता का विकास करने की सोच रहे हैं तो बच्चों की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, उनका फीडबैक ज़रूरी है कि जहाँ भी वो गलतियाँ करते हैं उन्हें बताना आवश्यक है। छोटे बड़े समूहों में एक्टिविटी कराना बहुत ज़रूरी है और जो बच्चे व्यक्तिगत कार्य करते हैं उसके दौरान उनका सघन अवलोकन आवश्यक है। बच्चे जो सीखे हैं वो भूले नहीं, इसके लिए निश्चित समय पर गतिविधियों की पुनरावृत्ति भी आवश्यक है कि जब बार बार आप रिपीट करेंगे एक्टिविटीज़ को तो वो स्टेबल हो जाएंगे उनके माइंड में। इससे जो छोटे बच्चे हैं वो भी लाभान्वित होंगे। और अगर बच्चा कोई एक्टिविटी किसी दिन होती है और कोई बच्चा उस दिन अब्सेंट होता है तो जब नेक्स्ट डे आप उसे रिपीट करवाएंगे तो जो छोटा बच्चा है वो भी उसमें उपस्थित होगा। भाषीय दक्षताओं के विकास के लिए कुछ गतिविधियां हैं जो सभी बच्चों से करवाई जानी चाहिए। इसमें जो पहली गतिविधि है वो ये है, सभी बच्चों को अभिव्यक्ति के बराबर अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा। बच्चा तेज हो या कमज़ोर हो, हर बच्चे को बराबर मौके दिए जाने चाहिए ताकि वो अपनी जो बातें हैं उसे रख सके। इस दौरान बच्चों का आकलन करते रहें और देखें कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, कि इस बीच में आपको आकलन करना होगा और ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा बच्चा है कि जो प्रतिभाग नहीं कर रहा है और अपनी बात कहने से हिचक रहे हैं, कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ कहने में हिचक रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसे बच्चों के साथ अलग से बात करें कि इस तरह के बच्चों से अलग से बात करनी होगी। शुद्धता की बजाय अपनी बोली के विचार रखने का मौका दिया जाए कि अगर बच्चा अन्य बच्चों की तरह नहीं बोल पा रहा है तो वो जिस भी तरीके से बोल पाए उसे अपने विचार रखने का मौका दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे उन्हें मानक भाषा की ओर ले जाने का प्रयास करें। फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे वो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसकी तरफ उन्हें ले जाना चाहिए। इसमें दूसरा गतिविधि है, बच्चों की रचनात्मक लेखन क्षमता को जांचने और सुधार के लिए डायरी लेखन, पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन, इंटरव्यू, यात्रा वर्णन, कविता कहानी लेखन जैसी विधाओं पर कक्षा स्तर के अनुसार नियमित कार्य कर प्रस्तुत कराने के मौके दिए जाने चाहिए। कि बच्चों में रचनात्मक लेखन क्षमता के विकास के लिए और उसमें सुधार के लिए बच्चों से डायरी लेखन, पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन, इंटरव्यू, यात्रा वर्णन, कविता कहानी लेखन जैसी विधाओं पर कक्षा स्तर में कार्य करवाया जा सकता है और बच्चों से इसे प्रस्तुत करवाया जा सकता है। इसी दौरान यह भी देखते रहें कि कक्षा के कितने बच्चे किस प्रकार का लेखन कर पा रहे हैं।
इसी बीच में हमें ये भी देखना होगा कि कौन सा बच्चा किस तरह का लेखन कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, ये सब चीज़ें देखनी आवश्यक है। इसमें जो तीसरी गतिविधि है वो ये है, बच्चों के बीच में भाषा संबंधी प्रतियोगिताएं जैसे वाद विवाद, भाषण, कवि दरबार, कहानी सुनाओ, पोस्टर लगाओ, चेतावनी बनाओ जैसी प्रतियोगिताएं नियमित समय अंतराल पर करते रहें तथा प्रोत्साहन देते रहें। भाषीय दक्षता के विकास के लिए बच्चों के बीच कुछ प्रतियोगिताएं करवाई जा सकती हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता। कोई टॉपिक दे दीजिए, उसके पक्ष और विपक्ष में बच्चे अपने दृष्टिकोण रखें। भाषण प्रतियोगिता करवाई जा सकती है, बच्चों के द्वारा कहानी सुनी जा सकती है, पोस्टर प्रतियोगिता करवाई जा सकती है और निश्चित समय अंतराल पर बच्चों को इसके माध्यम से प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। इसमें जो चौथी गतिविधि है वो ये है, बच्चों के आसपास परिवेश में हो रही घटनाओं, समस्याओं, चिंताओं से अवगत होने के लिए प्रोजेक्ट कार्य के रूप में ऐसे विषय दिए जाएं जिनमें बच्चे संबंधित स्थान, वस्तु अथवा पात्र को देख एवं सुनकर उससे जानकारी प्राप्त कर पाएं और कक्षा में प्रस्तुत कर पाएं। इसका अर्थ ये है कि बच्चों के आसपास और परिवेश में हो रही घटनाओं की जानकारी देने के लिए उन घटनाओं से संबंधित बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया जा सकता है, जिससे संबंधित वो जानकारी प्राप्त करें और उसे कक्षा में प्रस्तुत करें। आइए इसी में अब अगले बिंदु पर चर्चा की जाए, भाषा विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियां, कि भाषा विकास के क्या तरीके होने चाहिए और उससे संबंधित गतिविधियां क्या होंगी। देखिए इसमें लिखा है, शिक्षक प्रतिवर्ष माह अप्रैल में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करके उनका अधिगम संप्राप्ति स्तर जानने की प्रक्रिया करेंगे। देखिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में भी हमने यही बात की थी कि जब बच्चे के सत्र के प्रारंभ में बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा और जो उनकी अधिगम संप्राप्ति है कि वो कितना जानते हैं, ये जानने की कोशिश की जाएगी। जो बच्चे आरंभिक परीक्षण में कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम के स्तर पर होंगे, उन्हें 50 कार्य दिवस फाउंडेशन लर्निंग शिविर में भाषा गणितीय गतिविधियां संपादित करके मुख्य धारा में लाना होगा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भाग 4 में हम कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों के लिए भाषीय, गणितीय और परिवेशीय अध्ययन के विकास की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चे आरंभिक परीक्षण में कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम के स्तर के, मतलब उनका जो लेवल है वो कक्षा 1-2 के लेवल का है, तो पहले हम उन्हें क्या करेंगे कि 50 दिवस का जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर होता है उसमें उनके भाषीय और गणितीय दक्षता के विकास के लिए गतिविधियां संपादित करेंगे और उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे। तत्पश्चात कक्षा 3, 4 और 5 की भाषा गणितीय दक्षताओं के विकास की गतिविधियां संपादित करना उचित होगा। और जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे उसके बाद जो 3, 4 और 5 लेवल की जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां उनके द्वारा संपादित कराई जाएंगी। इसमें आगे लिखा हुआ है, भाषा उपयोग से ही सीखी जाती है। जितना हम कक्ष में भाषा का उपयोग करेंगे बच्चे उतने ज़्यादा भाषा को सीखेंगे। इसलिए भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कारण का उपयोग करना चाहिए। देखिए जो सीखने का क्रम है, जिसमें हमने आपको पिछले भाग में बताया था कि जो भाषा को सीखने का क्रम होता है वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। तो भाषा के विकास के लिए बच्चों के मध्य भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कारण और इसका उपयोग करना अनिवार्य है। शिक्षक के रूप में हमारा कार्य है बच्चों में भाषा के विविध रूपों में उपयोग का कारण उत्पन्न करना। कि एक शिक्षक के तौर पर ये हमारे लिए आवश्यक है कि जब भी हम बच्चों में भाषीय दक्षता का विकास कर रहे हैं तो भाषा के जो विविध रूप हैं वो कहाँ कहाँ उपयोग होती हैं, इसके बारे में बच्चों को बताना। अब देखिए भाषा शिक्षण में कुछ बातें हैं जिसका विशेष ध्यान देना चाहिए। वो बातें क्या हैं? इसमें पहली बात है, कक्षा में व्यक्तिगत और समूह कार्य का उचित संतुलन बनाए रखना। कि अगर बच्चे व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे हैं या समूह में कार्य कर रहे हैं तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें दूसरी बात है, कक्षा में बातचीत को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों का बहुलता से समावेश किया जाना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाएँ। इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों के मध्य कराई जानी चाहिए। इसमें तीसरी बात है, भाषा सीखने सिखाने में नियोजित रूप से परिवेशीय संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए कि बच्चे जिससे जल्दी सीख पाएँ, जो उनके परिवेश की जो वस्तुएं हैं उसके माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पर कार्य के दौरान QR कोड, दीक्षा पोर्टल, पुस्तकालय का नियमित प्रयोग किया जाना चाहिए कि TLM के तौर पे या शिक्षण अधिगम सामग्री के तौर पर QR कोड, दीक्षा पोर्टल और पुस्तकालय में जो किताबें हैं उसका नियमित प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें चौथी बात है, भाषा शिक्षण में याददाश्त के उपयोग के मौके देना एक बहुत ही कारगर तरीका है। इसका बार बार उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें अगली बात है, कक्षा का वातावरण प्रिंट रिच हो। बच्चों में प्रिंट सामग्री के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए लर्निंग आउटकम को लाइब्रेरी से जोड़ा जाना कि कक्षा का जो एटमॉस्फेयर हो वो प्रिंट रिच हो, मतलब उसमें प्रिंट जो TLMs हो, पोस्टर्स हो, वो होने चाहिए। और प्रिंट सामग्री के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए लर्निंग आउटकम को लाइब्रेरी से जोड़ा जाना चाहिए। इसमें अगली बात है,
बच्चों के बीच भाषा संबंधी प्रतियोगिताएं जैसे वाद विवाद, भाषण, कवि दरबार, कहानी सुनाओ, पोस्टर बनाओ, कहानी चेतावनी बनाओ और जैसी प्रतियोगिताएं नियमित अंतराल पर कराते हुए प्रोत्साहन देना। ये हमने बात ऊपर भी कही थी। इसमें अगली बात है बच्चों के आसपास परिवेश में हो रही घटनाओं, समस्याओं, चिंताओं। इसके बारे में भी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। इसमें जो अगली बात है वो है बच्चों के स्थानीय लोक कथाओं, लोकगीत, मुहावरों, परिवेशीय कहावतों आदि का संकलन करना। कि बच्चों की जो लोकेलिटी में जो लोकगीत होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, जो परिवेशी कहावतें हैं, उसका संकलन करना, उसके बारे में भी बच्चों से बातचीत करना आवश्यक है। अब इन सभी बातों में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ध्यान रहे एक अच्छा भाषा शिक्षक वह होता है जो कक्षीय परिस्थितियों के अनुसार परिवेश में मौजूद वस्तुओं, स्थिति, परिस्थिति को भाषा सीखने सिखाने का माध्यम बना लेता है। कि एक अच्छा भाषा टीचर वो होता है जो क्लास में जो संसाधन वस्तुएं हैं उनको परिवेश की वस्तुओं के साथ में रिलेट करके भाषा को सीखने और सिखाने का एक जरिया या माध्यम बना लेता है। अब आइए अगले बिंदु पे बात की जाए भाषा कौशल विकास की गतिविधियां। कि भाषा कौशल विकास की कौन सी गतिविधि होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हिंदी भाषा के लर्निंग आउटकम को हासिल करने के लिए उच्च मानसिक कौशल विकास संबंधी गतिविधियों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। कि हिंदी भाषा लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए कि बच्चे उसे हासिल कर पाए, उसके लिए कुछ उच्च मानसिक कौशल के गतिविधियां हैं, उससे संबंधित जो उदाहरण है वो दिए गए हैं। इनको पढ़ समझकर अभ्यास कर लें, इनका उपयोग शिक्षण में करने का प्रयास करें। कि आप इसे पढ़ लीजिए, इसे समझ लीजिए, इसका अभ्यास कर लीजिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास में करिए। कोशिश यह हो कि इन गतिविधियों में से एक दो गतिविधियां बच्चों के साथ रोज की जाएं। उसमें से कुछ एक दो गतिविधियां ऐसी चुन लीजिए जो बच्चों के साथ में रोज की जा सकें। इन गतिविधियों के साथ कक्षा शिक्षण की पाक्षिक योजना बनाते समय निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान दें। कि इन गतिविधियों को अप्लाई करने से पहले कक्षा शिक्षण में जो इसकी योजना बनानी है उसके कुछ बिंदु हैं जिस पे हमें ध्यान देना होगा। इसमें पहला बिंदु है कि गतिविधियों को बनाते एवं करते समय देखें कि कौन सी गतिविधि किस लर्निंग आउटकम के लिए है। कि गतिविधियों को बनाने से पहले, गतिविधियों को बच्चों के साथ करवाने से पहले तय कर लेना चाहिए कि इस गतिविधि का लर्निंग आउटकम क्या है। इसमें दूसरा बिंदु है फिर पाठ्य पुस्तक से जोड़कर देखें कि किस गतिविधि का उपयोग किस पाठ के शिक्षण के साथ किया जा सकता है। कि यह तय करने के बाद कि इस गतिविधि का लर्निंग आउटकम क्या है, किस चैप्टर से रिलेट होता है, यह तय कर लेना चाहिए। इसमें अगला बिंदु है इसके बाद इन गतिविधियों को दृष्टि में रखकर लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए शिक्षण योजना बनाएं। कोशिश हो कि हर दिन एक मौखिक और एक लिखित गतिविधि अवश्य हो। जब ये पता चल जाए कि इस गतिविधि का लर्निंग आउटकम क्या है, ये किस चैप्टर से रिलेट होता है, उसके बाद एक शिक्षण योजना बनानी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हर दिन एक लिखित और एक मौखिक गतिविधि अवश्य हो। अब आइए भाषा विकास के कौशल का जो क्रम है जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है, इस पर चर्चा की जाए। इसमें सबसे पहले सुनने और बोलने पे चर्चा की जाएगी कि इस कौशल का विकास बच्चों में कैसे किया जाए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आइए इन पॉइंट पे चर्चा की जाए। इसमें पहला पॉइंट है कि आसपास के परिवेश का वर्णन अकेले अथवा 2 या 4 के समूह में। कि बच्चों से जो उनके आसपास का जो परिवेश है उसके बारे में बच्चों के द्वारा कुछ सुनना, ये काम वो अकेले भी कर सकते हैं या 2-4 के ग्रुप में भी कर सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है किसी देखी गई वस्तु के बारे में वर्णन करना अकेले, 2-4 अथवा पूरी कक्षा के सम्मुख। किसी बच्चे को उठाकर उसने कोई भी वस्तु देखी हो उसके बारे में उससे पूछा जाए कि उसके बारे में बताओ। ये काम वो अकेले भी कर सकता है, 2-4 बच्चों के बीच में भी कर सकता है या पूरी कक्षा के सम्मुख भी कर सकता है। इसमें तीसरा पॉइंट है किसी देखी गई और समझी गई प्रक्रिया का वर्णन करना अकेले, छोटे समूह में अथवा पूरी कक्षा के सम्मुख। कि जैसे किसी भी चीज़ की क्रिया, जैसे घर में कोई खाना बन रहा हो, कोई पकवान बन रहा हो, उसकी बनाने की जो क्रियाविधि है, उसकी जो प्रक्रिया का वर्णन है वो अकेले या छोटे समूह में या पूरी कक्षा के सम्मुख करवानी चाहिए। इसमें अगला पॉइंट है दिए गए प्रकरण या विषय के बारे में वर्णन करना अकेले, छोटे समूह या पूरी कक्षा के सम्मुख। कि कोई भी प्रकरण या कोई भी विषय दिया जाए बच्चे को, उसके बारे में बच्चे से कहा जाए कि इसके विषय में कुछ बोलो, ये कार्य वो अकेले में या छोटे समूह में या पूरी कक्षा के सम्मुख कर सकता है। इसी में अगला पॉइंट है चित्र का वर्णन। कि किसी चित्र को दिखा कर कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है, तुम इस चित्र के बारे में क्या समझ पा रहे हो, इसको अपने शब्दों में बताओ। ये काम भी वो अकेले या समूह में कर सकता है। इसमें अगला पॉइंट है किसी व्यक्ति या चरित्र का वर्णन। कि आप अपने बारे में भी पूछ सकते हैं या उसके पिताजी के बारे में पूछ सकते हैं या उसके गाँव के किसी व्यक्ति के बारे में, उसके चरित्र के वर्णन के बारे में उससे पूछ सकते हैं। ये काम वो अकेले, छोटे समूह या पूरी कक्षा के सम्मुख कर सकता है। इसमें अगला पॉइंट है किसी पाठ के बारे में 4 प्रकार के प्रश्न, जैसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और अनुप्रयोगात्मक,
के प्रश्नोत्तर पर आधारित चर्चा, कि किसी पाठ में इन 4 तरह के जो प्रश्न बनते हैं, इन चारों तरह के प्रश्नों पर चर्चा की जा सकती है बच्चे के साथ में। इसी तरह अन्य उदाहरण दिए गए हैं। क्रमांक नंबर 12 में एक उदाहरण है, वाक्यों की श्रृंखला पूरा करना। आप कोई बच्चों को वाक्य दे सकते हैं, उसमें कुछ स्थान खाली छोड़कर उन्हें पूरा करने के लिए कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया था कि एक डैश था, लेकिन डैश था तो वह डैश, यानी कि यहाँ पर आप बच्चों को कुछ अपने मन से भरने के लिए कह सकते हैं। ये काम वो अकेले या छोटे समूह या पूरी कक्षा के सम्मुख कर सकते हैं। इसी तरह जो 13वां उदाहरण है वो है वाक्यों का विस्तार, अकेले, पीयर ग्रुप, छोटा समूह अथवा पूरी कक्षा के साथ में। देखिए इसमें क्या करना है कि वाक्य का विस्तार करना है कि कितना विस्तारित किसी वाक्य को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि यह किताब है, अब इसका विस्तार करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह भाषा की किताब है, यानी कि किस विषय की किताब है अब वो जोड़ा जा सकता है। फिर इसका और विस्तार करना है, यह मेरी भाषा की किताब है, फिर से और विस्तारित करना है, यह मेरी भाषा की सुंदर किताब है। तो इस तरह से आप वाक्यों का विस्तार भी बच्चों को दे सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर अन्य उदाहरण है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आइए पढ़ने लिखने की जो दक्षता है इसका विकास कैसे किया जाए इस पर बात किया जाए। तो इस दक्षता के विकास के लिए जो पहला निर्देश है वो इस प्रकार है, निर्देश समझकर कार्य करना। इसमें लिखा गया है कि लिखित निर्देश दें कि पढ़कर कार्य करना है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए विविध निर्देशों को पढ़कर उसका मतलब बताने के विविध अभ्यास कराएं। इसका मतलब यह है कि बच्चों को जो भी निर्देश देना है उसका लिखित निर्देश दें ताकि बच्चे उसे पढ़ें। और पाठ्य पुस्तक में जो और भी निर्देश दिए गए हैं जैसे बोध प्रश्न है, और अगर इस टाइप के प्रश्न के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो बच्चों को इसका मतलब समझाना चाहिए और इसका अभ्यास कराना चाहिए। इसमें दूसरा है निर्देशों को क्रम देना, जिसमें लिखा गया है कि 2 कार्यों के लिए मिले जुले निर्देश दिए गए हैं, उनको अलग अलग करना और क्रम देना। जैसे चाय बनाने की प्रक्रिया और कपड़ा धोने की प्रक्रिया, कि अगर किन्हीं 2 कार्यों के मिले जुले निर्देश दिए गए हों तो उन निर्देशों को अलग करना और उन्हें एक क्रम देना। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि चाय बनाने की प्रक्रिया और कपड़ा धोने की प्रक्रिया, तो इन्हें 2 अलग अलग क्रम दिए जा सकते हैं। जैसे पहला क्रम देंगे और उसमें लिखेंगे कि चाय बनाने की प्रक्रिया क्या है, और दूसरा क्रम देके ये लिखा जा सकता है कि कपड़ा धोने की प्रक्रिया क्या है। इसमें तीसरा निर्देश है निर्देश बनाना, कि बच्चों को कोई कार्य दिया जा रहा है तो उसका इस टाइप से निर्देश बनाया जाए कि उसे पढ़कर बच्चा उस निर्देशित कार्य को कर सके। इसी प्रकार पढ़ने लिखने की दक्षता का विकास करने के लिए यहाँ पर और भी निर्देश हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आइए अब अगले बिंदु पे चर्चा की जाए, लर्निंग आउटकम आधारित भाषा शिक्षण की योजना, कि लर्निंग आउटकम के आधार पर जो भाषा शिक्षण है उसकी योजना कैसे बनाई जाए। यहाँ विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग पाठों की पाठ योजना लर्निंग आउटकम के आधार पर बनाई गई है। मैं आपको यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 1 है, फिर देखिए उदाहरण 2 है। इस टाइप से बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से लर्निंग आउटकम के आधार पर जो पाठ की योजना है वो बनाई गई है। जैसे देखिए कक्षा 3 में एक पाठ है पहेलियाँ। अब इसके लर्निंग आउटकम के आधार पर जो पाठ योजना बनी है वो यहाँ पर है। तो देखिए इसमें सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। तो पहला लर्निंग आउटकम है सुनकर समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना। दूसरा लर्निंग आउटकम है सुनी पढ़ी गई सामग्री पर कारण सहित मत देना। तीसरा लर्निंग आउटकम है परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का भाषा सीखने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना। और इसमें अगला जो लर्निंग आउटकम है वो है अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर पाना। तो इस लर्निंग आउटकम के आधार पर जो पाठ योजना बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए इसे गतिविधि के आधार पर बनाया गया है और ERAC के माध्यम से जो गतिविधि होती है उसके हिसाब से इसे तैयार किया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्रम संख्या है, फिर गतिविधियाँ और क्रियाकलाप है, फिर समय है और फिर बैठक व्यवस्था है। तो सबसे पहला जो क्रम है वो है E यानी कि एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। तो सबसे पहले हम बच्चों से उनका अनुभव साझा करेंगे कि पाठ से संबंधित जो अनुभव है पहले वो हम बच्चों से पूछेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों से बुझव्वल या पहेलियाँ प्रतियोगिता कराएं। जो भी किसी प्रकार की पहेली जानता होगा वह पूछेगा और बाकी क्लास उसका उत्तर देगी। तो ये बच्चों का अनुभव है, उसके आधार पर ये गतिविधि करवाई जाएगी। इसके लिए 7 से 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें जो बैठक व्यवस्था होगी वो पूरी कक्षा इसमें प्रतिभाग करेगी। इसमें जो दूसरा क्रमांक है वो है R यानी कि रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन। तो चिंतन के आधार पर जो गतिविधि होगी वो क्या होगी, अब इसमें बच्चों का समूह बनवा सकते हैं, उनसे पहेली बूझने के लिए कहा जा सकता है। तो इसमें बच्चों का जो होगा वो चिंतन होगा, वो सोचेंगे कि हम पहेली को कैसे बूझ पाएँ। इसके लिए उन्हें 10 से 15 मिनट का समय दिया जाएगा और बैठक व्यवस्था में यहाँ पर हम बच्चों का समूह बनवा सकते हैं। इसमें अगला क्रमांक है, जो तीसरा क्रमांक है वो है A एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में क्या होगा कि जैसे पहले बच्चों के अनुभव के आधार पर पहेलियाँ पूछी गई, फिर बच्चों से पाठ से संबंधित पहेली पूछी गई, फिर बच्चों को आमंत्रित किया जा सकता है क्या वो भी इस टाइप की कोई पहेली बना सकते हैं। इसके लिए आप कक्ष में जो संसाधन है, जो सामग्रियां हैं, उनके आधार पर आप यहाँ पर पहेली बनवा सकते हैं। इसके लिए आप बच्चों को 10 से 15 मिनट का समय दे सकते हैं और उन्हें छोटे छोटे समूह में बांट सकते हैं।
सबसे अंत में जो क्रमांक है वो है चौथा सी, यानी कि कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष। अब इसमें क्या होगा कि यह कक्षा के साथ साझा किया जा सकता है और दूसरे समूह इसका जवाब बता सकते हैं। अब आपने जो छोटे छोटे ग्रुप बनाए, जो उन्होंने पहेलियां तैयार की हुई हैं, वो बच्चे जो होंगे वो दूसरे ग्रुप से वो पहेलियों को पूछेंगे। इसके लिए आप बच्चों को 5 से 7 मिनट का समय दे सकते हैं और इसमें पूरी कक्षा प्रतिभाग करेगी। इस टाइप से यहाँ पर अन्य उदाहरण आप इन्हें पढ़ सकते हैं और विभिन्न पाठों के लिए जो लर्निंग आउटकम के आधार पर जो पाठ योजना है वो कैसे बनाई जाए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह हमने भाग 4 का जो पहला बिंदु था कक्षा 3, 4, 5 में भाषा विषयक लर्निंग आउटकम तथा भाषीय कौशल विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियों पर चर्चा पूर्ण कर ली है। ठीक इसी तरीके से हम गणित और परिवेशीय अध्ययन के लिए कौशल विकास के तरीके और जो गतिविधियां हैं और लर्निंग आउटकम के आधार पर पाठ योजना कैसे बनाई जाए इसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर गणित के लिए लिखा गया है गणितीय विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियां। इससे पहले हमने यहाँ पर गणित की जगह पे भाषा हुआ था, भाषा विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियां। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे सकूँ कि जो आधारशिला मॉड्यूल है उसका भाग 4 क्या है। और मैं समझता हूँ कि मेरी जो कोशिश थी कि मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊँ इस मॉड्यूल के बारे में, उसमें मैं सफल हुआ हूँगा। तो इस तरह से आप गणित और परिवेशीय अध्ययन के लिए कौशल विकास के तरीके और गतिविधियां और लर्निंग आउटकम के आधार पर जो पाठ योजना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।